हेलो बच्चों, इस प्रेजेंटेशन में हम स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे। यहाँ पे SN1 और SN2 के रिएक्शन मैकेनिज़्म का नॉलेज इम्पोर्टेंट होगा। तो पहले वो जो प्रीवियस 2-3 वीडियोस है वो आप देख लो, ठीक है। उसके बाद ही ये प्रेजेंटेशन आपको समझ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होती है, स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स क्या होते हैं। तो पहला पॉइंट, ये अपना कार्बन जो होता है वो 3 डायमेंशन में होता है बच्चों। sp3 कार्बन हमेशा टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। अगर वो 3 डायमेंशन में है कार्बन, तो उसके चारों ग्रुप अलग अलग कॉर्नर्स ऑफ टेट्राहेड्रॉन को होंगे। टेट्राहेड्रल शेप होगा उसका, 3 डायमेंशनल शेप होगा। अब वो 3 डायमेंशनल शेप हमें स्टडी करना है, मतलब 3 डायमेंशनल शेप के वजह से उसके रिएक्शंस पे क्या असर होता है, ठीक है। उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसे वेरी करती है, तो इस सारे चीज़ों पे हमें ध्यान देना है। तो पहले तो स्टीरियोकेमिस्ट्री इज़ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री दैट डील्स विथ द स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस, ठीक है। तो कार्बन के जो 4 ग्रुप्स होंगे उसके स्पेस में कैसी अरेंजमेंट है उसको डील करती है स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो SN1 और SN2 दोनों का स्टीरियोकेमिस्ट्री, दोनों के रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें इस प्रेजेंटेशन में स्टडी करनी है, ठीक है। तो सबसे पहला हमें ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टडी करना है, ठीक है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होता है, ये स्टडी करने के लिए हमें एक स्पेशल काइंड की लाइट की ज़रूरत होगी। बच्चों, ऑप्टिक्स पता है ना, लाइट। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी, ये जो प्रॉपर्टी है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, स्पेशल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, तो उसको स्टडी करने के लिए हमें एक स्पेशल काइंड की क्या चाहिए, लाइट चाहिए, ठीक है। उस लाइट का नाम है प्लेन पोलराइज लाइट। तो हम ये प्लेन पोलराइज लाइट कैसे बनाते हैं वो पहले देख लेते हैं, ठीक है। ये प्लेन पोलराइज लाइट जो होती है वो कैसे बनती है, ये इस स्लाइड में देखेंगे। पहला पॉइंट, जो अपनी नॉर्मल ऑर्डिनरी लाइट होती है बच्चों, वो अगर ऐसी इस डायरेक्शन में जा रही है, मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ये है उसका, ठीक है। तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन जब जाती है तो उसके जो लाइट वेव्स होती है वो लाइट वेव्स ऑसिलेट होती है, ठीक है। ऑसिलेट कैसे होंगी, तो डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन को परपेंडिकुलर वो ऑसिलेट होती है। लेकिन किस डायरेक्शन में, तो ऑल 360 के एंगल में जितने भी डायरेक्शन पॉसिबल है वहाँ पे वो वाइब्रेट होते रहता है, ठीक है। तो लाइट वेव्स के जो कंपोनेंट होंगे वो पूरे 360 के एंगल में परपेंडिकुलर ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन वाइब्रेट होंगे, ठीक है। वाइब्रेट नहीं, वाइब्रेट इज़ नॉट द राइट वर्ड, ऑसिलेट होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइट सोर्स है बच्चों। इस लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेगी, अपना नॉर्मल बल्ब दिखा है यहाँ पे, इस लाइट सोर्स से जो लाइट निकलेंगी वो नॉर्मल लाइट होगी। और नॉर्मल लाइट के सारे जो कंपोनेंट होंगे वो ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शन। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है ऑर्डिनरी लाइट का, लाइट वेव्स ऑसिलेट इन ऑल डायरेक्शन। ये डेफिनेशन नहीं है लेकिन कैरेक्टरिस्टिक है कि उसके जो वेव्स होते हैं वो ऑल द डायरेक्शंस में ऑसिलेट होता है, ठीक है। अब यही उसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है। सपोज लाइट वेव यहाँ से आई, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। अब हमें ये प्लेन पोलराइज लाइट बनानी है। तो प्लेन पोलराइज लाइट बनाने के लिए हमें एक स्पेशल काइंड के इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होगी, दैट इज़ कॉल्ड पोलराइज़र, ठीक है। अब यहाँ पे ये पोलराइज़र सर्कुलर दिखाया है, लेकिन हम हमारे लिए ये पोलराइज़र हम ऐसा बनाएंगे, ठीक है। बनाएंगे मतलब डायग्रामेटिकली। एक प्रिज्म होगा बच्चों और एक दूसरा प्रिज्म होगा, ठीक है। और इन दोनों प्रिज्म के बेस से हम उनको फ्यूज़ करेंगे, ठीक है। प्रिज्म का बेस से फ्यूज़ कर देंगे और इस स्पेशल काइंड के apparatus को हम निकोल प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। निकोल प्रिज्म। अब ये निकोल प्रिज्म क्या करेगा, तो ऑर्डिनरी लाइट के, नॉर्मल लाइट के जो लाइट वेव्स थे वो सारे प्लेन्स में जो वाइब्रेट हो रहे थे उन सारे प्लेन्स को काट देगा, सिर्फ एक प्लेन रखेगा, ठीक है। मतलब ऐसा लाइट हमें देगा जो जिसके जो वेव्स है वो एक ही सिंगल प्लेन में वाइब्रेट होते हैं। जैसे कि ये प्लेन है सपोज, तो एक ही सिंगल प्लेन में जब वो वाइब्रेट हो रहा ऑसिलेट हो रहा है तो उसको हम कहेंगे प्लेन पोलराइज लाइट। तो व्हाट इज मीन बाय प्लेन पोलराइज लाइट? Plane polarized light is the light wave that is oscillating in one single plane.
तो यहाँ पे ये वर्टिकल प्लेन दिखा है बच्चों, ये वर्टिकल ऐसे दिख रहा है ना, वर्टिकल प्लेन। तो ये वर्टिकल प्लेन है, जैसे कि वो हॉरिजॉन्टल भी हो सकता है, किसी भी इसमें हो सकता है, लेकिन वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में, एक ही प्लेन में वाइब्रेट होगा, ऑसिलेट होगा, ठीक है। तो ये सारे ये जो कंपोनेंट था वो काट दिया, ये भी 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 काट दिया, सिर्फ कौन सा रखा, ये कंपोनेंट उसने रखा। मतलब ये वेव यहाँ पे इस डायरेक्शन में वाइब्रेट ऑसिलेट होगी, ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट हमें क्यों चाहिए थी, तो ऑप्टिकल एक्टिविटी स्टडी करने के लिए प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए थी। वो कैसे बनाई हमने, लाइट सोर्स लिया, उसको उससे जो लाइट निकलती है वो नॉर्मल लाइट होती है, ठीक है। नॉर्मल लाइट के कंपोनेंट सारे डायरेक्शन में ऑसिलेट होता है, लेकिन पोलैरिमीटर से गुजरने के बाद हमें ये प्लेन पोलराइज लाइट मिल जाती है, जिसके जो वेव्स होते हैं वो एक ही सिंगल प्लेन में ऑसिलेट होते हैं, ठीक है। तो ये प्लेन पोलराइज लाइट हमने बना ली, ठीक है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम ऑप्टिकल एक्टिविटी में यूज़ करेंगे, ठीक है। अब व्हाट इज़ मीन बाय फर्स्ट ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो यहाँ पे बच्चों ऑप्टिकल एक्टिविटी इस स्लाइड में समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स से एक नॉर्मल लाइट निकली, नॉर्मल लाइट से हमने उसको पोलैरिमीटर से, नहीं तो किससे, ये क्या बताया था हमने, निकोल प्रिज्म, ठीक है। निकोल प्रिज्म से गुजारा, उसके बाद हमें प्लेन पोलराइज लाइट मिल गई, ठीक है। अब इस प्लेन पोलराइज लाइट को हम यूज़ करेंगे। सपोज़ कि ये प्लेन पोलराइज लाइट है, उसका जो वेव्स है वो ऐसे ऐसे ऑसिलेट हो रही है, ठीक है। उसको हम पास करेंगे, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन है, एक्चुअल इंस्ट्रूमेंट बहुत वेरी करता है इससे, ठीक है। लेकिन डायग्रामेटिक ही समझ लो कि यहाँ पे उस लाइट को हम एक बीकर से पास करेंगे, जिस बीकर में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा जिसके मॉलिक्यूल उस बीकर में हमें दिख रहा है, ठीक है। दिख रहा है मतलब नहीं दिखेंगे, लेकिन उसमें हमने रखे है, ठीक है। अब ये जो प्लेन पोलराइज लाइट उससे पास होगी, उसका अगर पहले वो किस प्लेन में वाइब्रेट ऑसिलेट हो रही थी, इस प्लेन में ऑसिलेट हो रही, अगर वो बाहर निकलने के बाद भी इसी प्लेन में ऑसिलेट हो रही है, ठीक है, मतलब उसका रोटेशन नहीं हुआ। अगर उसका रोटेशन नहीं हुआ बच्चों, तो इस ये जो बीकर में ये जो कंपाउंड रखा है उसको हम कहेंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड, ठीक है। ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कहेंगे, मतलब इट इज नॉट रोटेटिंग द प्लेन पोलराइज लाइट टू एनी ऑफ द साइड, इट इज़ नॉट रोटेटिंग एट ऑल, ठीक है। अगर ऐसा हो तो यहाँ पे लिखा भी है प्लेन ऑफ पोलराइजेशन हैज़ नॉट बीन व्हाट रोटेटेड, तो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन रोटेट नहीं हुआ, ठीक है। रोटेट नहीं हुआ तो जो सब्सटेंस था वो उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। अब सिंपल बात बताओ, अभी समझ गए होंगे आप कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होगा फिर। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी ये ऐसी कैरेक्टरिस्टिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड की जिससे ये प्लेन पोलराइज लाइट रोटेट होता है। अब ये प्लेन पोलराइज लाइट अगर रोटेट होगा तो सब्सटेंस को, इस बीकर में रखे ऑर्गेनिक सब्सटेंस को हम क्या कहेंगे, ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस कहेंगे। यहाँ पे मैंने इनएक्टिव क्यों लिखा है समझ गए, क्योंकि प्लेन पोलराइज लाइट का जो भी कुछ वेव का प्लेन था वो डायरेक्शन रोटेट नहीं हुआ, मतलब वो रोटेट नहीं हुआ, तो नहीं हुआ तो उसको ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे। अगर होता तो हम उसको क्या कहते थे, ऑप्टिकली एक्टिव कहते थे, और फिनोमेनॉन को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक थोड़ा हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव दिया है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी का। तो ये साइंटिस्ट था, उसने ये सारा दिया है, ठीक है। प्लेन पोलराइज लाइट है बच्चों, प्लेन पोलराइज लाइट दिखाई यहाँ पे डायग्रामेटिक, ठीक है। यहाँ से इन बोला है, मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन है, यहाँ से वो जाएगी, मतलब यहाँ से उसको पास करना है, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को पास करना है। अब यहाँ से उसको पास करने के बाद यहाँ पे क्या है, तो ट्यूब कंटेनिंग लिक्विड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड्स और सॉल्यूशन। अब सॉलिड से तो लाइट पास नहीं करेंगे ना बच्चों हम, तो यहाँ पे कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसकी हमें क्या देखना है, ऑप्टिकल एक्टिविटी देखना है, उस बीकर से उसको पास करेंगे, किसको, प्लेन पोलराइज लाइट को। और जब वो निकलेगा बाहर तो उसको एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट लगता है, दैट इज़ पोलैरीमीटर, ठीक है। अब ये पोलैरीमीटर इज़ द इंस्ट्रूमेंट दैट विल एनालाइज द लाइट कमिंग आउट ऑफ व्हाट, दिस बीकर, ठीक है। अब वो पोलैरीमीटर एनालाइज करके हमें क्या बताएगा, इस प्लेन पोलराइज लाइट का रोटेशन हुआ है या नहीं।
अब इस केस में ये जो डायग्राम मैंने दिखाई है उस केस में उसका रोटेशन हुआ है बच्चों। देखो ये अगर विदाउट रोटेशन रहती थी तो वो कैसे दिखती थी, इस प्लेन में दिखती थी, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, उसका रोटेशन हो गया। ठीक है, अब रोटेशन हुआ थीटा के एंगल से तो उसको हम वो स्पेसिफिक रोटेशन कहते हैं। ठीक है, अब ये रोटेशन किस साइड को हुआ है बच्चों, राइट साइड को हुआ है। ठीक है, ऐसे ही अगर ये कंपाउंड अलग दूसरा कंपाउंड रहता था तो लेफ्ट साइड को भी रोटेशन पॉसिबल होता था। अगर रोटेशन हो रहा है तो उसको हम ऑप्टिकल एक्टिविटी कहते हैं, मतलब कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड कहते हैं। जो इस बीकर में रखा था ये मॉलिक्यूल्स को ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल्स कहेंगे और इस फिनोमेनॉन को ऑप्टिकल एक्टिविटी कहेंगे। ठीक है, तो ये बायोट ने पहले इसका दिया था, मतलब पहले इसने ऑप्टिकल एक्टिविटी एक्सप्लेन किया था। ठीक है, अब उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे ये स्लाइड में सारा समझ जाओगे, यहाँ पे लिखा है, इस बॉक्स पे ऊपर ध्यान दो पहले, ये जो वर्टिकल बॉक्स है, प्लेन पोलराइज लाइट एंड व्हाट ऑप्टिकल एक्टिविटी। ठीक है, सॉल्यूशन बच्चों यहाँ पे सॉलिड से तो नहीं गुजार सकते, तो इसको किससे पास करना है, प्लेन पोलराइज लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को हमें पास करना है सॉल्यूशन से। ठीक है, तो सॉल्यूशन से जब पास करेंगे तो सम ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो कोई कंपाउंड्स जो होता है सम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, कंपाउंड विथ दिस प्रॉपर्टी इज टर्म्ड एज व्हाट, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स आर द कंपाउंड्स विच कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट। ठीक है, तो ये प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करने की जिनमें क्षमता होगी, जो पॉसिबिलिटी होगी, तो उनको हम कहते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड। ये तो अब 2-3 स्लाइड्स में समझ गए होंगे आप बच्चों। ठीक है, अब उसके बाद अमाउंट एंड डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैन बी डिटरमाइंड विद द हेल्प ऑफ पोलैरिमीटर। मैंने पहले ही बताया पोलैरिमीटर से हम इसकी डायरेक्शन को समझ सकते हैं। ठीक है, डायरेक्शन मेजर कर सकते हैं, किसकी डायरेक्शन, तो प्लेन पोलराइज लाइट के रोटेशन की डायरेक्शन, और एंगल भी हम उस पर मेजर कर सकते हैं। अब ये एक बॉक्स है, अगर प्लेन पोलराइज लाइट राइट को रोटेट होता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ठीक है, इस पे राइट को रोटेट हो रहा है, कहाँ पे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं डेक्स्ट्रो रोटेटरी सब्सटेंस। तो ऐसे सब्सटेंस को जो प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड को, नहीं तो क्लॉकवाइज, नहीं तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहेंगे ऐसे सब्सटेंस को, नहीं तो डी फॉर्म कहेंगे। और उसको रिप्रेजेंट करते वक्त हम कौन से साइन का इस्तेमाल करेंगे, पॉजिटिव साइन का। और सिमिलरली अगर वो लेफ़्ट को रोटेट हो रहा है, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रहा है, कौन, प्लेन पोलराइज लाइट, तो उसको हम लीवो रोटेटरी कहते हैं। तो ये 2 डेफिनेशन अच्छे से याद रखो, डेक्स्ट्रो रोटेटरी और व्हाट, लीवो रोटेटरी। अब यहाँ पे ये जो एल फॉर्म है, ठीक है, एल फॉर्म और डी फॉर्म, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट, एल फॉर्म को रिप्रेजेंट करेंगे निगेटिव साइन से। तो यहाँ पे प्लेन पोलराइज लाइट क्या होता है, ठीक है, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, और उस ऑप्टिकल एक्टिविटी में डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी क्या होता है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी लाइट, प्लेन पोलराइज लाइट, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, ठीक है, ये सारे सब्सटेंस अच्छे से, ये सारे टर्म्स अच्छे से याद रखो। ठीक है, उसके पहले पोलैरिमीटर क्या था, पोलैरिमीटर was the instrument that can analyze the direction and angle of rotation of what, plane polarized light। ठीक है, अब पोलराइजर क्या था, पोलराइजर इज द इंस्ट्रूमेंट दैट विल हेल्प यू गेट व्हाट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट बाय फ्रॉम व्हाट, ऑर्डिनरी लाइट। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक थ्योरी है वैंटॉफ और लीबेल की। ठीक है, ये वैंटॉफ अलग साइंटिस्ट है और ये लीबेल अलग साइंटिस्ट है। ठीक है, तो ये दोनों ने एक थ्योरी दी थी, वैंटॉफ लीबेल थ्योरी। तो उस थ्योरी में उन्होंने 2 पॉइंट दिए हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या है, कार्बन के 4 डिफरेंट अटैचमेंट होते हैं, तो वो कार्बन टेट्राहेड्रल होता है। अब बच्चों मैंने पहले ही बताया कार्बन के तो 4 ही अटैचमेंट होंगे, और 4 अटैचमेंट वाला कार्बन, sp3 वाला कार्बन हमेशा क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। टेट्राहेड्रल शेप समझने के लिए हमने पहले भी देखा था, सपोज़ ये क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के मिडल में आप कार्बन को इमेजिन करो। ठीक है, अब 3 डायमेंशन है तो 3 डायमेंशनल थोड़ा लॉजिक भी लगाना पड़ेगा। इस क्यूब के मिडल में कार्बन को इमेजिन करो, 2 वैलेंसी यहाँ पे दे दो और 2 वैलेंसी यहाँ पे दे दो।
अगर ऐसा शेप आपका कार्बन है, मतलब ऐसा ही होता है, ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, उसको इमेजिन करना है। अगर ऐसे शेप का आपका कार्बन है तो वो कार्बन क्या होता है बच्चों, टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कार्बन आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल कार्बन पहला ये उन्होंने 1874 में बताया कि कार्बन विथ 4 अटैचमेंट इज व्हाट, टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो ये कुछ बड़ी बात नहीं थी। उसके बाद मॉलिक्यूल हैविंग टेट्राहेड्रल कार्बन विथ 4 डिफरेंट अटैचमेंट। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि यहाँ पे X है, यहाँ पे Y है, यहाँ पे W है और यहाँ पे Z है। अगर कार्बन के ये 4 डिफरेंट अटैचमेंट है तो उस कार्बन को पक्का एक ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर होगा। ऑप्टिकली एक आइसोमर होगा, ये तो पहले समझ लो कि आइसोमर आर द सब्सटेंस विथ व्हाट, सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ठीक है। यहाँ पे सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला भी है लेकिन अरेंजमेंट ऑफ एटम इन द स्पेस क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट अटैचमेंट में एग्जिस्ट एज व्हाट, पेयर ऑफ आइसोमर। तो वो आइसोमर कैसे होते हैं वो हम अभी थोड़ी देर में समझ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे टेट्राहेड्रल कार्बन और उसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, ये तो समझ जाओ पहले, ठीक है। कार्बन विथ 4 डिफरेंट अटैचमेंट्स, ठीक है। तो उसको हम क्या कहेंगे, कार्बन विथ 4 डिफरेंट अटैचमेंट को हम हमेशा स्टार करते हैं, ठीक है। एक स्टार तो अपने स्टडी के लिए करना है कि एग्ज़ाम में कुछ करना नहीं है, लेकिन स्टार करते हैं और उसको हम क्या कहते हैं, कायरल कार्बन, ठीक है। तो ये भी याद रखो, कायरल कार्बन इज व्हाट, दिस कार्बन विच इज़ व्हाट हैविंग 4 डिफरेंट अटैचमेंट। अब कायरल का एक डेफिनेशन ऐसा भी होता है कि असिमेट्रिक कार्बन। असिमेट्रिक मतलब क्या, तो इस कार्बन को कैसे भी आप काटोगे, ऐसे इस मॉलिक्यूल को किसी भी प्लेन में काटोगे तो आपको दो सेम हाफ्स नहीं मिलेंगे। मतलब क्या, तो मॉलिक्यूल विल बी व्हाट, असिमेट्रिक, मतलब उसमें किसी प्रकार की सिमेट्री नहीं होगी, ठीक है। तो अगर सिमेट्री नहीं है तो मॉलिक्यूल क्या है, कायरल। अगर मॉलिक्यूल कायरल है तो वो क्या है, असिमेट्रिक। असिमेट्रिक कार्बन तो टेट्राहेड्रल होता है और उसको 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अच्छे से याद रखो, ठीक है। आगे जाते हैं। अब यहाँ पे एक स्लाइड है, ये कायरल और अकायरल ऑब्जेक्ट बता रही है। सपोज़ ये लेफ्ट हैंड है और राइट हैंड है और वो दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। ये सपोज़ नहीं, ये होता ही है, ठीक है। अगर आपने लेफ्ट हैंड को राइट हैंड के ऊपर रखा, अब आप कैसे रखेंगे, ऐसे नहीं रखना है, उल्टा रखना है, ठीक है। क्योंकि वो मिरर इमेज दिखाने हैं हमें, ठीक है। मिरर इमेज दिखाने, अब ये हैंड अगर 3D इमेजिन करे तो कभी अंगूठी के ऊपर अंगूठा नहीं आएगा, मतलब सारे कोई उंगली के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगी, तो कैन नॉट बी सुपर इम्पोज, ठीक है। तो कायरल ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो हमेशा क्या होता है, सुपर इम्पोज नहीं होते, नॉन सुपर इम्पोजिबल होते हैं। और अकायरल ऑब्जेक्ट, जैसे कि ये 2 बॉटल दिखाए हैं, तो एक बॉटल दूसरे के ऊपर रख दी तो ये बॉटल क्या होंगी, एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। मतलब क्या, तो एक एक के ऊपर एक ऑब्जेक्ट अच्छे से फिट बैठ जाएगा। मतलब कि सपोज़ कि हमने लेफ़्ट हैंड ड्राइव कार का एग्जांपल लिया और राइट हैंड ड्राइव कार का एग्जांपल लिया, तो लेफ़्ट हैंड ड्राइव कार सेम कार और राइट हैंड ड्राइव कार है। तो अगर एक के ऊपर एक रखी जाए दोनों कारें, तो हमें ये समझ आ जाएगा कि स्टेयरिंग के ऊपर स्टेयरिंग नहीं है। मतलब क्या, तो दैट कैन नॉट बी व्हाट, सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। तो वो क्या हुआ, तो कायरल ऑब्जेक्ट हुआ। और अकायरल ऑब्जेक्ट कैसा है कि कोई चम्मच है तो एक चम्मच के ऊपर दूसरा चम्मच रख दो, वो अच्छे से क्या हो जाएगा, सुपर इम्पोज हो जाएगा। नहीं तो कोई भी दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हो कि कोई भी एक क्रिकेट बॉल है, दूसरा क्रिकेट बॉल के ऊपर रख दो तो वो क्या हो जाएगा, अच्छे से सुपर इम्पोज हो जाएगा। तो दैट विल बी व्हाट, अकायरल ऑब्जेक्ट। तो अकायरल ऑब्जेक्ट का एक और डेफिनेशन है कि यहाँ से अगर उसको हमने ब्रेक किया, यहाँ से उसको हमने अगर 2 इक्वल हाफ्स में बांट सकते हैं, लेकिन इसको हम 2 इक्वल हाफ्स में नहीं बांट सकते क्योंकि ये क्या है, कायरल ऑब्जेक्ट है। तो कायरल और अकायरल ऑब्जेक्ट को आप समझ सकते हो, थोड़ा और पढ़ो कायरल और अकायरल के बारे में, आप समझ जाओगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये एक सिंपल सी एक्सरसाइज है पहचानने के लिए कि कायरल ऑब्जेक्ट्स कायरल मॉलिक्यूल कौन से है और अकायरल मॉलिक्यूल कौन से है, ठीक है। तो कायरल और अकायरल समझने के लिए एकदम इजी पीजी डेफिनेशन है। क्या है, कार्बन विथ 4 डिफरेंट ग्रुप्स। कार्बन को अगर 4 डिफरेंट ग्रुप्स है तो वो कार्बन कायरल होता है। तो यहाँ पे, और वो कार्बन अगर कायरल रहा तो मॉलिक्यूल दैट इज कंटेनिंग 1 or more सच कायरल कार्बन एटम्स इज नोन एज व्हाट, कायरल मॉलिक्यूल।
तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में हमें पेयर्स दिए गए हैं, उन पेयर्स में से कायरल कंपाउंड कौन सा है वो ढूंढना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये कार्बन को देखो, इस कार्बन में 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड है, देखो H है, CH3 है, Br है और OH है। अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है तो बट ऑब्वियस ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, तो ये मॉलिक्यूल कायरल कार्बन का मॉलिक्यूल है, मतलब इस मॉलिक्यूल में कायरल कार्बन है, और इस मॉलिक्यूल में अगर कायरल कार्बन है तो इस मॉलिक्यूल को हम क्या कहेंगे, कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे तो कायरल नहीं है क्योंकि इस कार्बन को देखो, इस कार्बन को ये Br अटैच्ड है और ये भी कौन है, Br। तो दो अगर सेम ग्रुप अटैच्ड है बच्चों, तो दिस कैन नॉट बी व्हाट, दिस कैन नॉट बी अ कायरल मॉलिक्यूल, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड सॉल्व करते हैं। सेकंड में देखो यहाँ पे OH है, इस कार्बन को अटैच्ड है, यहाँ पे H है, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे एक बड़ा ग्रुप है, तो ये भी मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि उसमें असिमेट्रिक कार्बन कायरल कार्बन प्रेजेंट है। असिमेट्रिक कार्बन इज सेम एज व्हाट, कायरल कार्बन। अब इस मॉलिक्यूल को देखो, H अलग है, ठीक है। इस कार्बन को देखो पहले, इस मॉलिक्यूल के इस कार्बन को, OH अलग है, लेकिन यहाँ पे CH2CH3 ये ग्रुप देखो, और यहाँ पे ये CH2CH3 ग्रुप देखो, तो ये दोनों ग्रुप क्या है, सेम है। अगर ये दोनों ग्रुप सेम है बच्चों तो ये कायरल नहीं हो सकता, ठीक है। अब ये थर्ड पेयर देखते हैं। थर्ड पेयर में ये देखो, ये कार्बन है। अब इस कंपाउंड को थोड़ा ड्रॉ करते हैं। CH3 है, ठीक है, C है, उसके ऊपर H अटैच्ड है, नीचे कौन है, Br है सपोज, और यहाँ पे कौन है, CH2 है, और यहाँ पे CH3 है। तो ये CH3 अलग है, H अलग है, Br अलग है, और CH2CH3 अलग है। तो ये कंपाउंड क्या हो गया, ये मॉलिक्यूल क्या हो गया, कायरल मॉलिक्यूल हो गया। और यहाँ पे तो कार्बन को ये 3 H है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 2 H है, यहाँ पे 2 H है, सिमिलर ग्रुप अटैच्ड है, तो कायरलिटी का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि कायरलिटी अराइजेज ओनली व्हेन कार्बन इज हैविंग व्हाट, 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच टू इट, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सरसाइज से सिंपल समझ आ गया होगा कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। अब इस स्लाइड पे मैं थोड़ा रिवीजन दे रहा हूँ, देखो अच्छे से याद रखो। कायरल कार्बन रहा मॉलिक्यूल में, तो मॉलिक्यूल क्या हो सकता है, ऑप्टिकली एक्टिव, लेकिन उसके लिए दूसरी कंडीशन क्या है, वो असिमेट्रिक भी होना। अगर उसमें सिमेट्री है तो वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। अगर उसमें असिमेट्री है मतलब कायरलिटी है, तो वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। और ऑप्टिकली एक्टिव होगा मतलब क्या होगा, ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी मतलब क्या होगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी इज एबिलिटी ऑफ व्हाट, ऑर्गेनिक कंपाउंड टू रोटेट व्हाट, प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। ये यहाँ तक समझ आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे प्लस एंड माइनस आइसोमर्स दिए हैं, ठीक है, किसके, तो एक ही कंपाउंड के। तो देखो यहाँ पे एक है, ठीक है, और यहाँ पे दूसरा है। अब बट ऑब्वियस इस माइनस पे ध्यान दो, ये माइनस क्या करेगा, प्लेन पोलराइज लाइट को कहाँ घुमाएगा, लेफ्ट साइड को, और ये प्लस क्या करेगा, राइट साइड को। तो ये कंपाउंड और ये कंपाउंड एक दूसरे की क्या है, मिरर इमेज है। यहाँ पे मिरर है समझ। ये मिरर इमेज समझने के लिए बहुत सिंपल है कि कंपाउंड के सामने मिरर रखा, जैसे दिखेगा वैसे दूसरा कंपाउंड ड्रॉ किया, तो वो हुए एक दूसरे के मिरर इमेज। अब यहाँ पे आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, कार्बन है, देखो अच्छे से, देखो अच्छे से सुनो, ठीक है। कार्बन है जहाँ पे 4 डिफरेंट ग्रुप्स है, ठीक है, तो वो कार्बन जो होगा वो कायरल कार्बन होता है। और उसकी अगर आपने मिरर इमेज ली तो वो उसके मिरर इमेज के साथ कभी भी सुपर इम्पोज नहीं होता। अब सुपर इम्पोज नहीं होता मतलब सर क्या, सर ऐसे उठाओ और यहाँ पे रख दो, नहीं बच्चों, ये 3 डायमेंशनल मॉलिक्यूल है। आप घर पे मॉडल बनाओ और खुद को कन्विंस करो कि ये कार्बन इस कार्बन पे रखा तो OH को सुपर इम्पोज नहीं होगा, नहीं तो H को नहीं होगा, नहीं तो कुछ तो एक छूट जाएगा। मतलब फॉर सम ऑफ द मॉलिक्यूल्स द मिरर इमेज इज डिफरेंट मॉलिक्यूल, ठीक है। तो मिरर इमेज उसकी क्या है, डिफरेंट मॉलिक्यूल है। अब सम क्यों लिखा है, सम मतलब कौन, कायरल वाले मॉलिक्यूल, उनको सम के इसको कहता था कायरल मॉलिक्यूल। मिरर इमेज इज डिफरेंट। अब मिरर इमेज इज डिफरेंट इज, मिरर इमेज इज व्हाट, नॉन सुपर इम्पोजिबल। नॉन सुपर इम्पोजिबल मतलब OH के ऊपर OH नहीं आएगा, नहीं तो H के ऊपर H नहीं आएगा, नहीं तो कुछ तो एक छूट जाएगा, पूरे मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर सुपर इम्पोज नहीं होगा। अब ऐसी बात अगर अकायरल ऑब्जेक्ट्स को की तो अकायरल ऑब्जेक्ट्स आर इजीली गेटिंग सुपर इम्पोज्ड, अकायरल वाले मतलब सिमेट्रिक वाले। हम किसकी बात कर रहे हैं अभी, असिमेट्रिक वाले, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये सारा जो स्टडी किया, पहले ये जितने भी स्लाइड हुए, मैंने गिने नहीं, जितने भी स्लाइड हुए उनको स्टडी करने का मतलब ये था
कि हम SN1 और SN2 रिएक्शन के स्टीरियोकेमिस्ट्री को समझ सकें, ठीक है। अब यहाँ पे SN1 और SN2 के मैकेनिज़्म की स्टीरियोकेमिस्ट्री हमें स्टडी करनी है। उसके लिए हम क्या करेंगे, पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड लेंगे। अब व्हाट इज़ मीन बाय ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड? ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इज द वन दैट कैन रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, ठीक है। तो ऑप्टिकली एक्टिव अल्किल हाइड लेंगे, और ये जो स्लाइड है वो किसको डिवाइडेड है, तो ये है SN2 वाली, ठीक है। SN2 मतलब बैक साइड वाला मैकेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा पढ़ते हैं। इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्किल हाइड्स द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एज अ रिजल्ट ऑफ SN2 मैकेनिज्म हैज़ बिन इन्वर्टेड इन कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, इस मॉलिक्यूल को देखो, यहाँ पे ये मॉलिक्यूल में Br इस साइड को था, ठीक है, इस साइड को था। OH कहाँ से अटैक करेगा बच्चों? यहाँ पे तो पता है आपको, यहाँ पे प्लस डेल्टा चार्ज होता है, यहाँ पे क्या होता है, माइनस डेल्टा। तो OH कैनॉट अप्रोच दिस मॉलिक्यूल फ्रॉम व्हाट, फ्रंट साइड से अटैच नहीं कर सकता। तो वो कहाँ से अटैक करता है बच्चों? बैक साइड से अटैक करता है। अगर वो बैक साइड से अटैक करेगा, ठीक है, तो ये Br विल बी रिमूव्ड, ठीक है। Br ऐसे निकल जाएगा, ट्रांजिशन स्टेट होगी, वो आपको पता है। तो OH इस साइड को अटैच्ड होगा मॉलिक्यूल को, ठीक है। Br इस साइड को था और OH इस साइड को है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं इन्वर्जन, ठीक है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। अब कॉन्फ़िगरेशन मतलब क्या, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट, ठीक है। तो इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन हुआ, जैसे कि इसको वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन। ये साइंटिस्ट था वॉल्डन, उसने उसको स्टडी किया था, वॉल्डन इन्वर्जन, ठीक है। अब वॉल्डन इन्वर्जन नहीं तो इन्वर्जन इन कॉन्फ़िगरेशन, ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक है बच्चों? तो ये SN2 रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक है, क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। और बैक साइड अटैक की वजह से, जैसे कि नहीं क्या, अम्ब्रेला कभी कभी खुल जाता है, ऊपर से खुलता है, तो ऊपर से खुलता है वो उल्टा हो जाता है पूरा, तो इसको कभी कभी अम्ब्रेला इफेक्ट भी कहते हैं, नहीं तो वॉल्डन इन्वर्जन भी कहते हैं। जैसे कि सपोज छाता, अम्ब्रेला पता है ना आपको, वो उल्टा हो गया, तो वो कैसे है कि इस साइड को कॉन्फ़िगरेशन था और उस साइड को हो गया, ऐसे, ठीक है। अब ये SN2 रिएक्शंस of optically active halides are accompanied by what, inversion of configuration. Why inversion of configuration? Just because in SN2 there is backside attack that is taking place, तो backside attack होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले इस पे SN1 के एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये NCERT टेक्स्ट बुक का ही स्क्रीनशॉट है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पे SN1 में हम थोड़ा पढ़ते हैं पहले। SN1 में क्या क्या होता है हमको पता है। पहले तो क्या होता है, लिविंग ग्रुप डिपार्ट हो जाता है, और उसके बाद कौन आता है, उसके बाद इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल आता है, कार्बोकैटायन के ऊपर अटैक करता है। तो यहाँ पे पढ़ते हैं, इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव अल्किल हैलाइड, ठीक है, SN1 रिएक्शंस आर अकम्पनाइड बाय रेसिमाइजेशन। अब इस चीज़ को समझना है, रेसिमाइजेशन। अब स्लाइड के पहले स्लाइड के यहाँ पे हमने लिखा था कि रेसिमाइजेशन भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको इस कंपाउंड पे ध्यान देना है पहले तो, ठीक है। ये क्या होता है रेसिमाइजेशन? यहाँ पे Br इस साइड को था, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को, 3D मॉलिक्यूल है देखो, इस साइड को था। अब Br जहाँ भी था, एक स्लो स्टेप में नहीं तो RDS में वो Br क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। Br जब निकल लिया तब यहाँ पे क्या हुआ, एक कार्बोकैटायन मिला। अब बच्चों कार्बोकैटायन कैसा होता है, प्लेनर होता है। प्लेनर मतलब क्या, ये कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, ये CH3 उसके प्लेन में बोर्ड के, ये H कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, ये C2H5 कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है, ठीक है। अगर ऐसा हुआ, ठीक है, तो यहाँ पे ये प्लेनर कार्बोकैटायन मिलेगा। अब प्लेनर कार्बोकैटायन मिलेगा, Br चला जाएगा, अब कौन बचा, OH। अब बच्चों इस प्लेनर कार्बोकैटायन को ऐसे रखा, ठीक है, एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के 3 कॉर्नर पे ये 3 ग्रुप है, कौन से CH3 है देखो, ठीक है, H है, ठीक है, और C2H5 है। तो ये जो दो लोब है वो किसके है, p ऑर्बिटल की, क्योंकि कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री क्या होगी, sp2 होगी, मतलब एक s है और 2 p है, तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बची। और अनहाइब्रिडाइज्ड का शेप कैसा होता है, डम्बेल शेप होता है, तो यही वो अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ठीक है। अब OH माइनस का अटैक होगा किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। एक अटैक इस साइड को होगा, ठीक है, और एक अटैक यहाँ पे स्टडी करना है, ठीक है। अब देखो OH का अटैक अगर यहाँ से हुआ तो ये सारे ग्रुप नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो ज्योमेट्री कैसे मिलेगी, तब स्टीरियोकेमिस्ट्री कैसे मिलेगी, ऐसे मिलेगी, ठीक है। मतलब OH इस साइड को होगा मॉलिक्यूल के। अब अगर यहाँ से अटैक हुआ तो OH इस साइड को होगा,
ठीक है। तो हमें कितने कंपाउंड मिल रहे हैं? एक ही कंपाउंड से, एक ही कार्बोकैटायन से 2 कंपाउंड मिल रहे हैं। आप सोचोगे सर ये और ये सेम ही तो है सर। नहीं बच्चों, ये सेम नहीं है, क्योंकि कार्बन विथ व्हाट 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच टू इट है। तो अगर सेम नहीं है तो वो एक दूसरे की क्या है बच्चों? मिरर इमेज। अगर वो ये दो दो कंपाउंड कौन से? ब्यूटान 2 ऑल और ब्यूटान क्या 1 ऑल। अब ये ब्यूटान 2 ऑल का पॉजिटिव साइन है, इसका क्या है? निगेटिव साइन है। अब ये 2 कंपाउंड मिलेंगे जो एक दूसरे की क्या होंगे? मिरर इमेज होंगे। और एक दूसरे की मिरर इमेज होने की वजह से, कायरल होने की वजह से ऑप्टिकली एक्टिव होंगे। ऑप्टिकली एक्टिव होने की वजह से, और ऑप्टिकली एक्टिव होंगे और उससे पहले वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे। अगर वो नॉन सुपर इम्पोजिबल होंगे तो इन दो कंपाउंड्स को हम क्या कहते हैं? इनैंशियोमर। तो व्हाट इज मीन बाय इनैंशियोमर्स? इनैंशियोमर्स आर कौन से? ये कंपाउंड इसका इनैंशियोमर है, ठीक है। तो इनैंशियोमर्स आर नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस ऑफ व्हाट? ईच अदर। तो एक दूसरे की क्या होता है? वो नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज होता है। मतलब इनैंशियोमर की डेफिनेशन लिखना है आपको, ठीक है। इनैंशियोमर की डेफिनेशन क्या है? स्टीरियो आइसोमर्स, मतलब जो आइसोमर्स सिर्फ स्पेस में अलग होता है, मतलब स्पेशियल अरेंजमेंट ऑफ एटम अलग होती है, ठीक है। Stereoisomers which are not superimposable mirror images of each other is known as what? Enantiomers। अगर ये कंपाउंड्स इनैंशियोमर है बच्चों, यहाँ पे पॉजिटिव साइन लिखा है, यहाँ पे निगेटिव साइन लिखा है। सपोज कि ये प्लेन पोलराइज लाइट को 30 डिग्री पॉजिटिव को घुमाता है और ये प्लेन पोलराइज लाइट को 30 डिग्री निगेटिव को घुमाता है, मतलब क्लॉकवाइज ये घुमाता है और एंटी क्लॉकवाइज ये घुमाता है। तो सोचो ऐसा मिक्सचर करेंगे एक बीकर में कि ये कंपाउंड, मतलब इसके कंपाउंड का हाइड्रोलिसिस होने के बाद हमें बीकर में 2 कंपाउंड मिलेंगे अलग अलग। 2 कौन से? ब्यूटान 2 ऑल मिलेगा और ब्यूटान 2 ऑल मिलेगा। अब सर ब्यूटान 2 ऑल मिलेगा और ब्यूटान 2 ऑल मिलेगा, ऐसे क्यों बोल रहे हो? अरे बच्चों, एक ब्यूटान 2 ऑल जिसकी अरेंजमेंट अलग है और दूसरे ब्यूटान 2 ऑल जिसकी अरेंजमेंट अलग है, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी क्या बनती है बच्चों? 50% अटैक की प्रोबेबिलिटी बनती है इस साइड से और 50% अटैक की प्रोबेबिलिटी बनती है नीचे से। अगर 50% प्रोबेबिलिटी है अटैक की, तो यहाँ पे जो मिक्सचर मिलेगा वो क्या मिलेगा? इक्विमोलर मिलेगा, ठीक है। इक्विमोलर, ठीक है। इक्विमोलर मिक्सचर है, तो यहाँ से अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास किया जाए इस बीकर में अगर प्लेन पोलराइज लाइट पास किया जाए, तो यहाँ पे उसका, अगर ये ऐसा पास किया था ना, तो यहाँ पे भी वो ऐसे ही मिलेगा। क्यों? तो 50% मॉलिक्यूल क्या करेंगे? उसको 30 डिग्री राइट को घुमाएंगे और 50% मॉलिक्यूल क्या करेंगे? उसको 30 डिग्री लेफ्ट को घुमाएंगे। मतलब उसका रिजल्टेंट ऑप्टिकल रोटेशन क्या होगा? 0। अब रिजल्टेंट ऑप्टिकल रोटेशन अगर 0 होगा बच्चों, तो इस मिक्सचर को हम क्या कहेंगे? रेसिमिक मिक्सचर। और फिनोमेनॉन को क्या कहेंगे? रेसिमाइजेशन। तो रेसिमाइजेशन इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? SN1। क्योंकि SN1 में क्या मिलता है? अगर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट है तो लिविंग ग्रुप चला जाएगा, तो अपने को कार्बोकैटायन मिलेगा। कार्बोकैटायन के दोनों प्लेन के साइड को अटैक हो सकता है, तो दोनों प्लेन के साइड को अटैक हुआ तो 2 अलग अलग मॉलिक्यूल मिलेंगे। अलग अलग मतलब क्या? वो एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर होंगे और ऑप्टिकल आइसोमर्स 50-50% में मिलेंगे, मतलब इक्विमोलर मिलेंगे। मतलब प्लेन पोलराइज लाइट अगर पास किया तो उसका रोटेशन नहीं होगा, क्योंकि एक्सटर्नल कंपेंसेशन होगा। एक्सटर्नल कंपेंसेशन मतलब क्या? एक्सटर्नल नहीं, सॉरी, इंटरनल कंपेंसेशन। इंटरनल कंपेंसेशन मतलब क्या? एक मॉलिक्यूल अगर 30 डिग्री राइट को घुमा रहा है तो दूसरा 30 डिग्री लेफ्ट को घुमा देगा, मतलब नल डिफ्लेक्शन होगा, ठीक है। अब यहाँ पे रेसिमिक मिक्सचर समझ गए? रेसिमिक मिक्सचर इज व्हाट? इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ व्हाट? 2 इनैंशियोमर्स, ठीक है। अब यहाँ पे कैन यू थिंक ऑफ द रीज़न वाई इट हैपन्स? कैसे ये हुआ? एक्चुअली द कार्बोकैटायन फॉर्म्ड इन द स्लो स्टेप में जो कार्बोकैटायन बना है वो कौन सा हाइब्रिडाइज्ड है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड इज व्हाट? प्लेनर। मैंने पहले अभी तो आपको बताया। और प्लेनर ऑब्जेक्ट कैसा होता है बच्चों? अकायरल, क्योंकि कायरलिटी किसकी कैरेक्टरिस्टिक है? कायरलिटी इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? कायरलिटी इज ओनली द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ व्हाट? 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। अब अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल मे बी अकम्पनाइड फ्रॉम आइदर साइड। दोनों साइड से अटैक हो सकता है ना, अभी बताया मैंने, दोनों साइड से अटैक हो सकता है। द प्लेन ऑफ कार्बोकैटायन रिजल्टिंग इन द मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट
हैविंग द सेम कॉन्फ़िगरेशन अटैचिंग टू द सेम पोजीशन ऑफ एज हलाइड। तो अगर सेम पोजीशन को यहाँ पे देखो, यहाँ पे बी आर इस साइड को अटैच था, यहाँ पे भी ओ एच इस साइड को अटैच्ड है, तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे, रिटेंशन। हाँ सही है ना, रिटेंशन। रिटेंशन मतलब क्या, जो ज्योमेट्री यहाँ पे थी वही, जो स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे थी वही स्टीरियोकेमिस्ट्री यहाँ पे मिली। और यहाँ से यहाँ पे देख के बोलो, यहाँ पे क्या है, बी आर इस साइड को है, ओ एच किस साइड को है, इस साइड को है, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे उसको, इन्वर्जन। यहीं पे पढ़ते हैं, अटैचिंग ऑन द सेम पोजिशन ऑन द अदर इज हैविंग अपोजिट कॉन्फिगरेशन, ओ एच ऑन द साइड ऑफ अपोजिट टू halide. This may be illustrated by what, hydrolysis of optically active what, 2-bromobutane। ये 2-bromobutane के हाइड्रोलिसिस से पता लग रहा है। रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ व्हाट, प्लस माइनस ब्यूटेन टू ऑल। अब प्लस माइनस क्यों लिखा है, तो ये रैसेमिक मिक्सचर है, क्योंकि 50% प्लस है और 50% क्या है, माइनस है। अब यहाँ पे आपको, ठीक है, ये पूरे स्लाइड्स में आपको जो समझना था, पहले ऑप्टिकल एक्टिविटी, सही सही बताओ, समझ गया ऑप्टिकल एक्टिविटी? ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या है? तो कोई भी डाउट है तो आप तो मुझे कभी भी पूछ ही सकते हो, लेकिन ऑप्टिकल एक्टिविटी इज़ व्हाट, फिनोमेनॉन ऑफ रोटेशन और कैरेक्टरिस्टिक बाय विच ऑर्गेनिक कंपाउंड रोटेट्स व्हाट, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। कायरलिटी क्या है, असिमेट्री क्या है, कायरलिटी क्या है, तो कार्बन विथ व्हाट, 4 डिफरेंट एटम्स अटैच टू इट इज़ व्हाट, असिमेट्रिक। उसको काट नहीं सकते, किस में काट नहीं सकते, 2 इक्वल हाफ्स में काट नहीं सकते, सेम हाफ नहीं पड़ेंगे उसके, ठीक है। अब रिटेंशन क्या है, अगर कॉन्फ़िगरेशन वही रहा, रिटेंशन किस में होता है, तो रिटेंशन किसी में नहीं होता, SN1 में नहीं होता, SN2 में भी नहीं होता। रिटेंशन SN1 में 50% होता है और इन्वर्जन क्या होता है, 50%। और पूरा इन्वर्जन किस में होता है, SN2 में, जहाँ पे क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। और बाकी क्या हुआ, रेसिमाइजेशन। अगर रिटेंशन और इन्वर्जन 50-50% है तो उसको हम क्या कहते हैं, रेसिमाइजेशन। दैट इज इक्विमोलर मिक्सचर फॉर्म्ड ड्यू टू व्हाट, SN1 रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन जो बेसिक कवर किया है बच्चों हमने। अब ये बेसिक आप थोड़ा रिवाइज करो, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे एडवांस टॉपिक को जाएंगे, ठीक है। तो पहले तो ये बेसिक क्लियर करवा लो अच्छे से, ठीक है। तो कोई भी डाउट है तो आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करके पूछ सकते हो आप, ठीक है।